हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रिजेंट क्लासेस में, जहां पे हम वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो जो संख्या 6 के पावर n है वह अंक कहाँ पे समाप्त हो रही है? शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसकी हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो n क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, n क्या है? प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। संख्या क्या है? 6 के पावर n है। तो संख्या है 6 के पावर n। अब हम क्या करेंगे? n के जगह पे जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 ये रखते जाएंगे। तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 का मान कितना होगा? 6 होगा। इसके बाद n के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 का मान कितना होगा? इसको गुणा में कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36। इसके बाद n के जगह पे क्या रखेंगे? 3। तो 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 का अर्थ क्या है कि 6 को गुणा में 3 बार लिखना। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, इन तीनों 6 का आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 216 आएगा। ऐसे ही n के जगह पे अब क्या रखेंगे? 6 के पावर 4। तो 6 के पावर 4 का अर्थ क्या होगा कि 6 को गुणा में 4 बार लिखना। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब जब हम चारों 6 का आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1296 आएगा। ऐसे ही डॉट 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 आगे तक रखते चले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर जो 6 के पावर n है वह शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। वह किस अंक पे समाप्त हो रहा है? 6 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे तो जो संख्या 6 के पावर n है वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? किस कंडीशन के आधार पर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो जैसे हम कुछ ऐसी संख्या ले रहे हैं जो शून्य पर समाप्त हो रही हैं, जैसे 10 20 30 और 60। ऐसे ही आप आगे तक जो संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं उनको हम ले सकते हैं। तो जैसे 10 है, 10 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो जो भी संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 5 2 5 2 5 2 5। ठीक है, सबके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 5 आ रहा है। और कोई भी अभाज्य संख्या है लेकिन सबके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 क्या है? शामिल है। ठीक है, और कोई भी अभाज्य संख्या है। ऐसे हम देख रहे हैं कि जैसे कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है तो वह क्या होता है? 10 का गुणज होता है। जैसे ये 10 है तो ये क्या होगा? 1 गुणे 10। 20 है तो ये क्या होगा? 2 गुणे 10। 30 है तो ये क्या होगा? 3 गुणे 10। 60 है तो ये क्या होगा? 6 गुणे 10।
ठीक है, तो ये सभी संख्याएं किसका गुणज होगा? 10 का गुणज होगा। तो जब ये 10 का गुणज होगा तो ये 10 में 2 और 5 आता है। जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं का यानी 2 और 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा किस पे समाप्त होगा? शून्य पे समाप्त होता है। यानी कोई भी संख्या यदि शून्य पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। कम से कम एक 2 आना चाहिए और कम से कम एक 5 आना चाहिए। जब दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, यानी कोई भी संख्या यदि शून्य पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी उसमें उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रफ कार्य है। अब इसे अगर हमें एग्जाम में लिखना होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यदि हमें इसे एग्जाम में लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया? संख्या 6 के पावर n। तो जब हम 6 के पावर n है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2×3 6, तो 2 गुणे 3 के पावर n होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर n है, यानी 2 कुछ कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। तो 2 है तो इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक 5 आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें 5 उपस्थित नहीं है। तो जब 5 उपस्थित नहीं है तो यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। यहाँ पे जो हम अभाज्य गुणनखंड के हैं तो इसमें 5 उपस्थित नहीं है, तो अतः n के किसी भी मान के लिए, n का कोई भी मान ले तो 6 के पावर जो n है वह अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्या करना है? लिखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्या करना है? लिखना है। तो ये था क्वेश्चन 5 का हल। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।